This तर मी conference सुरुवात will now करतो. be recorded. कर सॉरी वैद्यगण, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मीटिंग खत्म हुई, फिर से चालू कर रहे हैं। नमस्कार वैद्यगण, आज दिनांक 12 जनवरी 2022 वैद्य अनिल पानसे सर स्मृति निमित्त व्याख्यानमाला का तृतीय पुष्प सर को अर्पण करने जा रहे हैं हम। आज का विषय पांचभौतिक अनुसार प्लीहा का चिकित्सा में विचार। और आज की वक्ता, आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे गुरु का इंट्रोडक्शन देने का अवसर मुझे मिला है। वैद्य प्रशांत अनंत सुरू सर, एमडी आयुर्वेद शालक्य, तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय से हुआ है सर का। एज अ स्पेशलाइजेशन पांचभौतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट सिंस 1987 in Pune, Mumbai and Sangli. Practiced in Mauritius, European countries, USA, UAE and Kenya. Propagating Panchabhotik Chikitsa to Ayurved students from UG, PG and foreign students as well, इसमें हम भी शामिल हैं। अभी तक सर को आयुर्वेद भूषण, प्राइड ऑफ आयुर्वेदा, महा आयुर्वेद भूषण, पांचभौतिक रत्न अवार्ड, कार्यभूषण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सर एज अ प्रोफेसर तिलक महाराष्ट्र डीम्ड यूनिवर्सिटी आयुर्वेद डिपार्टमेंट पुणे में रह चुके हैं। पीएचडी के भी गाइड है सर। सर एज अ सोशल एक्टिविटीज सर्व्ड एज पालकी सोहला प्रमुख एंड चीफ ट्रस्टी एट आलंदी देवस्थान 10 years। एंगेज, और एक सर का पहलू अलग ही है सर का, एंगेज्ड विथ चाइल्ड थिएटर फ्रॉम मोर देन 20 years, डायरेक्टेड मेनी ड्रामाज इंक्लूडिंग मुक्ताई, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। सर के पुस्तक भी पब्लिश हो चुके हैं, अर्थात तो पांचभौतिक जिज्ञासा, सहज सोपा आयुर्वेद आणि आयुर्बोध। Awarded Best Guide Award from FIIM for 3 students, 3 consecutive years। और सर के जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं वैद्य दातर शास्त्री, इनके परम शिष्य सर हैं। और ऐसे अष्टपहलु व्यक्ति महत्व आज हमें व्याख्यान माला के लिए उपलब्ध हुए हैं। मैं सर से विनती करता हूं कि वो अपना व्याख्यान साझा करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माय गुरु बृहत्त्रयी रत्न वैद्यराज आत्माराम वामन दातार शास्त्री, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि आपको यदि कोई अच्छा काम करना है तो आपको जरूरी अभ्यास करना होगा। सर्वप्रथम आज की जो ये श्रृंखला है, व्याख्यान श्रृंखला, प्राइड ऑफ आयुर्वेद थोर वैद्यराज अनिल जी पानसे को मेरा विनम्र अभिवादन। उनके जाने से आयुर्वेद विश्व का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। खास करके जिनको आयुर्वेद सीखना था, ऐसे आयुर्वेद के विद्यार्थियों को उत्तेजना देने वाला एक तरुण वैद्य आज अपने में देह रूप से नहीं है, लेकिन विचार रूप से वो कायम वही रहेगा। आई एम सिंसियरली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। I take the opportunity to thank the organizers. I pray Lord Dhanvantari and all, Jnaneshwar Mauli, and my sincere gratefulness to my Guru, वैद्यराज दातार शास्त्री। प्लीहा, पांच भौतिक विचार से प्लीहे का एक कुछ मेरे मन में आया हुआ विचार आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप सबको विनती है, कोई बीच बीच में हिंदी इंग्लिश ऐसे कुछ हो गया तो प्लीज मुझे क्षमा करना। आज की ये जो श्रृंखला है, ये गुरु शिष्य परंपरा ध्यान में रखते वैद्यराज अनिल पानसे के विद्यार्थियों ने शुरू की हुई ये परंपरा, जो मैं कहने जाने वाला हूं वो मेरे गुरु की शिष्य परंपरा है। उन्होंने इतना दे दिया कि जितना मैं ले पाया
उतना ही मेरे पास रह गया। जितना मेरे पास है वो सब आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। वैद्यराज दातार शास्त्री पांचभौतिक चिकित्सा प्रणेता कहलाते हैं। वो एक दृष्टा वैद्य थे जिनके अग्नि संस्था के संशोधन के तौर पर उन्हें बृहत्त्रयी रत्न ये अवार्ड आर्यवैद्य फार्मेसी ने दिया था। वैद्यराज दातार शास्त्री ने अपना खुद का संशोधन पूरी जी लगाकर इतना बड़ा करके रखा है कि आज हमें पांच भौतिक चिकित्सा प्रणाली प्रदान करके वे हम सब में समाये हैं। अग्नि संस्था संशोधन का जो परीक्षण किया उन्होंने, अग्नि परीक्षण कैसे करना है, कैसे करना उचित है, ये सिखाने की उनकी जो ये पद्धति है वो आपके सामने रखने का मैं प्रयास करूंगा। मैं आप सब वैद्य हैं इसलिए बहुत डिटेल बेसिक प्रिंसिपल्स में नहीं जाना चाहता, फिर भी जस्ट टू गेट रिवाइज्ड वंस, इसीलिए कहता हूं यत्र संग ख वैगुण्यात व्याधि तत्रोपजायते। जो सृष्टि में जैसे है वैसे शरीर में काम करेगा। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत और सामान्य विशेष ये सब हमारे सामने है ही। रक्तम जीव इति स्थिति ये हमें सबको मालूम है। तीन दोष हमें पता है, वात पित्त कफ। सुश्रुताचार्य ने रक्त को भी दोष मानना चाहिए ऐसी एडवोकेसी की थी। रक्त के गुण जब विचार में लेते हैं तो पहले लक्ष्य में आता है विस्रता जो पृथ्वी का गंध गुण है, द्रवता जल प्रधान है, राग तेज महाभूत प्रधान है। जब उसके स्पंदन की बात होती है तो वायु का गुण समझ में आता है और आकाश की लघुता हमें रक्त में दिखाई देती है। रक्त के आश्रय से अग्नि पित्त के साथ रक्त में रहता है और जिस विषय को आज हम हाथ डालना चाहते हैं वो प्लीहा विकार है। प्लीहा विकार का मतलब ये भी हो सकता है कि केवल प्लीहा को होने वाले विकार, ये भी हो सकता है कि आई एम ऑडिबल वैद्यराज अमोल जी? हो यस, सर, हो सर, यस सर। एकदम व्यवस्थित आवाज है सर। या ओके। प्लीहा विकार, प्लीहा को होने वाले विकार, प्लीहा के विकार, प्लीहा से होने वाले विकार और किसी और विकारों के कारण प्लीहा के ऊपर दिखाई देने वाले लक्षण जो भी हो, उन सभी को हमें प्लीह का कार्य, प्लीह का विकार समझना चाहिए। जो प्लीहा का कार्य है वो मैं आपको समझाने वाला नहीं हूं। आप सब तज्ञ हैं, वैद्य हैं। प्लीहा एक जाना माना मर्म स्थान है। दुर्दैव से जिस इंद्रिय के कारण मेरे गुरु विद्यार्थी मित्र वैद्य माँ व कुल्हटकर सर इनका देहावसान हुआ, पंच तत्व में विलीन हुए, तो उनको आघातजन्य से प्लीहा को जो आघात हुआ उसके कारण हुए एक्सीडेंटल डेथ का मुझे बहुत याद आती है और तकलीफ भी होती है। ये मर्म है, ये हमारे मर्म बंध की ठेव है, रखी हुई चीज है। प्लीहा व्याधि ग्रंथोक्त के हिसाब से 5 प्रकार के प्लीहा व्याधि कहे गए हैं, दोषानुसार हैं। सामान्य लक्षण जो मैंने अलग से रखे हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। वात हो, वातज प्लीहा में स्रंस, शूल, आधमान, उद्गार बाहुल्य, हिक्का, मलावष्टंब ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। जो पित्तज है उसमें विशेषकर दाह, ज्वर, तृष्णा, संताप, पांडु, कामला, शीत पित्त, दंत हर्ष, रोम हर्ष ऐसे दिखाई दे सकते हैं। कफ में तो उल्लास होगा, प्लीहा का स्पर्श कठिन होगा, श्वास, अरति, आलस्य, प्रसेक, शोथ ये दिखाई देते हैं। रक्तज प्लीहा में सरक्त मल प्रवृत्ति, छर्दी, पीड़न असहत्व, तीव्र उदरशूल ऐसे दिखाई देगा। सान्निपातिक में तो ये सब आशुकारी व्याधि होगा और सबसे ज्यादा तीव्रता होती है।
प्लीहा के विकारों को ध्यान में रखते हुए चरकाचार्य ने गुल्म का उल्लेख किया है। ये सब ध्यान रखते हुए आज मैं पांचभौतिक विचार से प्लीहा विकार विचार आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। ये मातृज अवयव है, रक्तज अवयव है, यकृत प्लीहानव शोणितजौ ऐसे कहा गया है। ये भी कहा गया है कि ये रक्तधरा कला का विशेष अवयव है, रक्ताशय कहलाता है। यकृत और प्लीहा दोनों को मिलाकर रक्ताशय या तो रक्तधरा कला का मूल मान जाता है और सीरा उसी में समाई जाती है। कोष्ठांग है, दोष, धातु, मल इसका संबंध रखते हुए ये रक्त से बनी हुई चीज है। रक्त के आश्रय में पित्त और पित्त के आश्रय से अग्नि, अग्निगुण प्रधान, तेजो महाभूत प्रधान ऐसा ये अवयव है जो शरीर के नियमन करता है। देहोष्मा अच्छी तरह से शरीर का देहोष्मा नियमित किया जाता है प्लीहा के कारण। सबसे अहम ना भूलने की चीज, हम कहते हैं कि रंजक पित्त आमाशयो रसरंजनात्, लेकिन उसका कार्य परिणति यकृतस्थ पाचक पित्त के साथ प्लीहा के साथ हो जाती है, तो ये उसी का भी स्थान है। भ्राजक पित्त त्वचा, उसका शरीर का प्रभा, भास्वरता, ये सब प्लीहा कंट्रोल करती हैं। देहोष्मा के साथ क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, ज्ञानेन्द्रिय, विशेष करके तेज महाभूत का कर्मेंद्रिय पाद, कांति, रुचि, प्रभा, हमारी व्याधि क्षमत्व, शरीर में आने वाला आलस्य, निद्रा का विपर्य यदि वो खंडित होती है, अल्प निद्रा होती है, अनिद्रा होती है, अति निद्रा होती है, प्लीहा का ध्यान देना हर वैद्य की प्रथम कृति होनी चाहिए। जब मानस दोषों के साथ मानस हेतु का विचार आता है, मानस रोगों का विचार आता है, खिन्नता, क्लिन्नता, दैन्य, विषाद, विषादो रोगो वर्धना नाम अग्रेयम, ये सब ध्यान में रखते हुए अर्जुन की जो स्थिति गीता सुनाई गई उसके पहले हुई थी, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोहमहर्षश्च जायते गांडीवम स्रंसते हस्तात् वक्त्र इव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्था तु भ्रमति वच में मनः, ऐसी स्थिति आ जाती है। मोह, संन्यास इस अवस्था में रुग्ण पाए जाते हैं। अपस्मार के बाद मद, मूर्छा, मोह, संन्यास ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। जब भगवत गीता में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन को ये अमृत पिलाते हैं तो उसकी स्थिति होती है, वो कहता है नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा, चित्त स्थिर हो गया और अभी प्राकृत यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखता हूं। वैसी ही स्थिति प्लीहा यदि प्राकृत ना हो तो आ पाती है और हो सकती है। प्लीहा दुष्टि होने के सामान्य हेतु जो है, स्रोतोरोध जो होता है, वो पृथ्वी और जल के कारण यत्र संग ख वैगुण्यात् व्याधि तत्रोपजायते, प्लीहा वृद्धि दिखाई देती है। गुरु घन संचित पृथ्वी जल के कारण प्लीहा वृद्धि हो सकती है। वैसे ही मेदक्षय जनित अपतर्पण जन्य लेखन होने वाले वायु, आकाश या अन्य रोगों के कारण जैसे कि जीर्ण ज्वर हो, प्लीहा वृद्धि दिखाई दे जाती है। तेज महाभूत की अधिकता या आकाश वायु की अधिकता या पृथ्वी जल की अधिकता, ये प्लीहा वृद्धि कैसी है इसको देखने के लिए जब दातार गुरुजी ने अपने परीक्षण में प्लीहा परीक्षण कैसे करना चाहिए ये बताया, नाद परीक्षा ये उनका विशेष था और प्लीहा के पार्थिव नाद, जलीय नाद, आग्नेय नाद या तो आकाश वायवीय नाद, इसके साथ प्लीहा का ज्ञान हमें करना चाहिए। उधर परीक्षण करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए। उसकी सरफेस एनाटॉमी मैं आपको नहीं बताना चाहता, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। प्लीहा च्युति हो सकती है, अनुपस्थित प्लीहा ये हेरिडेटरी भी हो सकती हैं, ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी हो सकती है, या तो ये may I request you to keep your mic
शट प्लीज। अनुपस्थित प्लीहा ये स्थिति पोस्ट ऑपरेटिव भी आ सकती है। प्रोफिलैक्टिक के हिसाब से पार्शियल या टोटल स्प्लीनेक्टोमी की जाती है, पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट कहलाती है। जब भी रक्त दुष्टि होती है तो प्लीहा दुष्टि अवश्य में वो दिखाई देती है। वाइस वर्सा, प्लीहा दोष्टि होती है तो रक्त दुष्टि दिखाई देती है। रक्त से, प्लीहा से और अग्नि संस्था के प्रधान अवयव यकृत, प्लीहा, वृक्क, इनको ध्यान रखते हुए, रक्त प्रदोषजन्य व्याधि को ध्यान में रखते हुए प्लीहा का परीक्षण करना ये वैद्य का कर्तव्य रखता है, कर्तव्य होता है। जब रक्त प्रदोषजन्य व्याधि कहलाते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल अबाउट रक्त प्रदोषजन्य व्याधि। प्लीहा और रक्त का संबंध मैंने बता दिया। हर धातु से प्लीहा का संबंध आ जाता है। ये धातुगत अवस्था प्राप्त हो जा सकती है। देखिए, पहले रस, रस धातु के अग्नि की क्रिया होने के बाद, धात्वग्नि प्रक्रिया के बाद रस के दो उपधातु रज और स्तन्य, उसके साथ में मल रूप लसिका और कफ दोष, इनकी निर्मित होती है। ज्वर, पांडु, ये ज्वर के और पांडु के कफ के दोष से या रस दृष्टि से ये लक्षण दिखाई देते हैं, और लसिका मल रूप से तैयार होती है और उसका परिणाम प्लीहा में दिखाई दिया जाता है। धातुगत अवस्थे में रक्तगत यदि स्थिति है, दृष्टि है, तो कामला, रक्तपित्त, रोमांतिका, ऐसी बीमारियां ये प्लीहा में बदल लाती हैं, चेंज दिखाई देता है। ये मांसगत होते ही व्रण, शीतला, इन व्याधियों को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए वैद्य रसदाता शास्त्री जब भी रुग्ण परीक्षण के लिए इतिहास पूछते थे और यदि कोई जरूरत पड़ी तो ज्यादा से ज्यादा डीप थॉट देते थे, तो वो कहते थे रोमांतिका, शीतला और जो भी मसूरी का, ये जो बहुत बड़ी पीड़का या क्षारधर्मी व्याधि है, उसका परिणाम प्लीहा के ऊपर, रक्त के ऊपर दिखाई देता है और उसके कारण जीर्ण व्याधि के तौर से, जीर्ण व्याधि के कारण दूसरी संप्राप्तियां प्राप्त हो सकती हैं। ये ध्यान में रखते हुए मेद अवस्था में पीड़का, प्रमेहजन्य व्रण, व्रण दृष्टि, विद्रधि, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये चारों रस, रक्त, मांस, मेद और अस्थि तक यदि ये संप्राप्ति पहुंच जाती, तो अब जिसे हम मसूरी का कहते थे वो दिखाई देती थी। देवी, ये डिसीज आज नहीं है। स्मॉल पॉक्स आज के दिन ऐसी बात कही गई कि अब भी हमने डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीनेशंस बनाकर स्मॉल पॉक्स पर विजय प्राप्त किया है। शायद और किसी दिन और ये भी कहा जाएगा कि और आने वाले वायरसेस एंड अदर जो भी इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, उनको ठीक करने के लिए वैक्सीन उपलब्ध होंगे। लेकिन ये मत भूलिएगा कि ज्यादा वैक्सीन यदि शरीर में आए तो विषमय, विषाक्तता होने के कारण शरीर पर, स्पेशली ऑन स्प्लीन, प्लीहा पर, यकृत पर विशेष कोई लक्षण दिखाई देने वाले हैं। जब मज्जा की बात आती है तब विसर्प, अपस्मार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये रक्त के उष्णता से या रसगत दृष्टि से प्लीहा के ऊपर आने वाले लक्षण आपको सुझाते हैं। अपस्मार जनित प्लीहा विकृति और ज्वर या जीर्ण ज्वर के कारण प्लीहा वृद्धि होने के बाद तप्त रक्त से होने वाले अपस्मार, फिब्राइल कन्वर्जन्स, ये दोनों परस्पर संबंध रखते हैं और उसके ध्यान रखते हुए चिकित्सा करनी पड़ती है। कुष्ठ व्याधि में शुक्रगत अवस्था प्राप्त होती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातु के साथ ओज को भी ध्यान में रखते हुए प्लीहा बिगड़ जाती हैं। जो मानस हेतु होते हैं, इमोशंस आती हैं, उसका परिणाम प्लीहा पर दिखाई देता है। सामान्य विकार हेतु जो है वो रक्त प्रदर्शन हेतु है। विदाही अन्नपानानि स्निग्धानि उष्ण द्रवाणि च
रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताप चातपान्नलौ। उष्ण, तीक्ष्ण, सांद्र, केवल द्रव नवी नहे तो अति द्रव, रूक्ष, खर, स्थिर, ये गुणों का प्रभाव ज्यादा हो जाने से रक्त के ऊपर होने वाली जो लक्षण होते हैं उसके कारण प्लीहा बिगड़ जाती है और प्लीहा विकार दिखाई देते हैं। सामान्य दिखाई देने वाले प्लीहा के लक्षण ये कहे गए हैं। वैद्यराज दातार शास्त्री कहते थे, उदर परीक्षण करते समय हमें उदर परीक्षण नाभि से शुरू करना चाहिए। नाभि इसलिए कि जहां से अग्नि का स्थान माना गया है। ये अग्नि परीक्षण करने के लिए उदर परीक्षण है। उदर परीक्षण करते समय दोनों पांव रुग्ण को पूछकर पेट के नजदीक लेकर बिल्कुल मृदुत्व आना चाहिए ताकि अंदर के सब अवयव कोष्ठांग स्पर्शगम्य हो सके। वाम कुक्षी शूल, वाम कुक्षी पे जहां सरफेस एनाटॉमी के हिसाब से लेफ्ट स्प्लेनिक फ्लेक्सर के नजदीक हेवीनेस, हार्डनेस दिखाई दे तो शायद ये स्प्लीन का कोई प्लीहा का लक्षण दिखाई देता है। स्पर्श असहत्व, सामान्यतः स्पर्श असहत्व रुग्ण को वेदना के कारण होता है, लेकिन तीव्र पीड़न असहत्व रक्त के प्रभुत प्रकोप से दिखाई देता है। बहुत कठिन, हार्ड फेस, हार्ड फीलिंग, हार्ड सरफेस पाल्पेबल होना, यह भी प्लीहा वृद्धि का लक्षण माना जाता है। अंग मर्द और अग्निसाद, ये विशेष लक्षण प्लीहा के बीमारी के माने जाते हैं। अनुत्साह, अरुचि, आस्य वैरस्य, आटोप, उद्गार बाहुल्य, हिक्का। देखिए हिक्का ये एक, जैसे हम 5 प्राण मानते हैं वैसे 5 उपप्राण भी हैं। आपको मालूम होगा नाग, कुर्म, क्रुकर, देवदत्त और धनंजय। तो ये हिक्का, देवदत्त और क्रुकर को ध्यान में रखना जरूरी होता है और उसके अनुसार चिकित्सा करनी पड़ती है। रुचशूल, ये लक्षण उदान वायु की विपरीतता के कारण भी दिखाई देता है। गुल्म, चरकाचार्य ने इसका सविस्तर वर्णन किया है। प्लीहा वृद्धि जो स्पर्शगम्य होती है, सामान्यतः स्पर्शगम्य प्लीहा स्पर्शगम्य नहीं होती, होनी नहीं भी चाहिए, लेकिन यदि स्पर्शगम्य है तो उसके ऊपर ये पार्थिव नाद आते हैं या जलीय नाद आते हैं, आग्नेय नाद आते हैं, अति विचार से आकाश वायव्य नाद आते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। और एक विशेष नाद की परीक्षा जो दातार वैद्य की विशेषता माननी चाहिए वो है अध्वशोष परीक्षा करने के समय प्लीहा के ऊपर घन नाद आते हैं। ये नाद गुरु नहीं घन होते हैं और ये घनता पृथ्वी का लक्षण है। शीत प्रचिति, बहुत ही शीत प्रचिति होती है। शांतेग्नौ म्रियते, प्लीहा साक्षात रक्त नियमन करने वाला अवयव है। यकृत उसकी उत्पत्ति का स्थान है, प्लीहा भी उत्पत्ति करती है, डिस्ट्रक्शन करना भी उसका काम है। इसीलिए प्लीहा में द्रवत्व तौलनिक दृष्टि से यकृत से ज्यादा होता है। यकृत का नाद ज्यादा घन आएगा, लेकिन प्लीहा के नाद में जलीय अंश होना अपेक्षित है, क्योंकि वो संचित रक्त के साथ बनी हुई आशय है, रक्ताशय कहलाती है। पांडु ये लक्षण दिखाई देता है। व्याधि क्षमता में कमतरता या ओजो क्षीणता, ये लक्षण सामान्य तौर पे प्लीहा के विकारों के दिखाई देते हैं। प्लीहा वृद्धि हो, प्लीहा च्युति हो, प्लीहा क्षय समझ में नहीं आता, लेकिन प्लीहोदर समझ में आ जाता है। उदर ये लक्षण है। प्लीहा परीक्षण जब करते हैं, उदर परीक्षण करना आवश्यक भाव है। पांचभौतिक पद्धति से विचार करते समय नाद परीक्षा, ये विशेष परीक्षा वैद्यराज दातार शास्त्री ने हमारे सामने रखी। व्यपदेशस्तु भूयसाम न्याय से, आकाश का शब्द गुण सभी महाभूतों में उत्क्रांत हो जाता है। पृथ्वी में 5 विशेष गुण दिखाई देते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो शब्द गुण ये पंच महाभूत की परीक्षा हो सकती है। तो शाब्दिक परीक्षा, नाद परीक्षा,
ये विशेषता वैद्यराज दातार शास्त्री ने हमें देन की रूप दे दी है, इसीलिए उन्हें प्रोफेट ऐसे कहलाते हैं, दृष्टा मनीषी ऐसे उनको कहना चाहिए। उनको प्रणाम करके मैं आगे का विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। सामान्य चिकित्सा सूत्र कहलाता है अग्नि रक्षण। जब हम कहते हैं काय चिकित्सा, काय नाम अग्नि है, जो चिकित्सा हम करते हैं वो अग्नि की चिकित्सा करते हैं, क्योंकि पंच महाभूतों की उत्पत्ति आकाश से शुरू होती है। आकाशात वायु हो, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और बाद में पृथ्वी, ये क्रम है। विलय जब होता है सृष्टि में, तो पृथ्वी से आप से तेज, तेज को वायु कहा जाता है, और आकाश अंतिमतः विभु द्रव्य है, रहता है। लेकिन ये सब बैलेंस करने के लिए, उसमें समतोल रखने के लिए अग्नि अहम भूमिका निभाता है। अग्नि के कारण एक तरफ आकाश वायु और दूसरी तरफ पृथ्वी और जल होते हैं, इसीलिए तस्मात् अग्नि प्रयत्न से रक्षण करना चाहिए। ये धात्वग्नि तक आता है। जाठराग्नि, धात्वग्नि और पंच महाभूताग्नि को समान स्थिति में या समस्थिति में रक्षण करने से कोई भी चिकित्सा होती है, और ऐसी चिकित्सा करने वाले को काय चिकित्सक कहलाते हैं। रक्त पित्त, क्योंकि अग्नि पित्त के आश्रय से, पित्त रक्त के आश्रय से, और रक्त के आश्रय से रस और रस रक्त संवहन एक साथ होने से ये दोनों एक साथ दौड़ते हैं, शरीर पर फैलते हैं, शरीर की पुष्टि करते हैं। अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति, ये सब कार्य शरीर पर ऊर्जा की तौर पहुंचाने के लिए ये रस रक्त संवहन कारण होता है। सामान्य चिकित्सा पित्त की, रक्त की तीव्र विरेचन विरेचन या तो रक्त मोक्षण कहलाई है। स्थिति के अनुसार, रुग्ण के बल के अनुसार, वय वय के अनुसार, काल के अनुसार, देश के अनुसार और स्थिति के अनुसार, व्याधि के स्थिति के अनुसार विरेचन देना है या रक्त मोक्षण करवाना है, ये तय किया जाता है। विरेचन के भी प्रकार होते हैं। अनुलोमन आप सबको पता है, श्रवसन, जरूरत होने पर रेचन, और अति तीव्रता के लिए भेदन प्रक्रिया की जाती है। अनुलोमन से शुरुआत की जाती है और बाद में जरूरत होने पर पित्त को अच्छी तरह से संभालने के लिए, उसकी समस्थिति लाने के लिए, जरूरत होने पर हम लोग जरूरत जितनी है उतना उतना ही श्रवसन या तो रेचन या तो भेदन द्रव्य का इस्तेमाल किया जाता है। वैद्यराज दाता शास्त्री की एक बहुत अलग विचारधारा थी, जो हमारे आयुर्वेद के विचार से नया सिद्धांत कहलाएगा। यह है अम्ल क्षार सिद्धांत। आयुर्वेद ने इसे अपनाया, लेकिन उसको अच्छा भली भांति सबके सामने एक विचार, एक सिद्धांत बनाकर हमारे सामने रखा, वो वैद्यराज दातार शास्त्री थे, जिन्होंने क्षारोही अति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप संहिता एक सूत्र से इतनी बड़ी शास्त्र की नींव रखी। अम्ल क्षार सिद्धांत, जब यकृतस्थ पित्त क्षारधर्मी होता है, तो अब प्लीहा में उसको संभलने के लिए अम्ल प्रधान रंजक पित्त का कार्य पूर्ण हो जाता है। आमाशय से उत्पन्न होने वाला रंजक पित्त अम्ल प्रधान है। स्वादुपिंड या अग्न्याशय जिसे कहलाता है, उसके जो पाचक स्राव है, उसमें एक विशेष गुण होता है, और वो ही गुण है जो पाचन प्रक्रिया में पाचक पित्त और रंजक पित्त के एक साथ आने के बाद जो आहार रस की स्थिति होती है, उसे समस्थिति लाने के लिए यह स्वादु रस कार्य करता है। अम्लधर्मी प्रधान आहार रस हो तो ये स्वादु पिंड का आने वाला रस ये विशेष करके क्षारधर्मी कार्य करेगा, पाचन करेगा। और यदि क्षार धर्म बहुत ज्यादा है, बहुल है, तो अम्ल धर्म से काम करेगा और उसमें साम्य अवस्था लाकर मधुरी भवन करके शरीर पुष्टि का, तुष्टि का
और शरीर धारण का कार्य किया जाता है। अम्लक्षार विचार ध्यान में रखते हुए वैद्यराज दाता शास्त्री ने प्लीहा के चिकित्सा करते समय बहुत कुछ रखा। प्लीहा के कारण या किस और बीमारियों में प्लीहा का प्राकृत स्थिति प्राप्त नहीं रहती या हमें लक्षण दिखाई देते हैं, चिकित्सा करते समय ध्यान में रखना चाहिए। उनमें से कोई बीमारियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कोई विकार आपके सामने रखना चाहता हूं। प्लीहोदर हमें सबको मालूम है, अनंतवात, अर्धावभेदक जैसे अदर और भी जितने शिरोरोग हैं वे, पीनस, दुष्ट पीनस, जीर्ण प्रतिश्याय, कर्णस्राव, दुष्ट व्रण, प्रमेह, अपस्मार, इंद्रलुप्त, खालित्य, पालित्य, शोथ, न जाने कितने नाम ले सकते हैं, आजकल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। ज्यादा से ज्यादा एसिडिक नेचर से प्राप्त होने वाली ये बीमारियां जो मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से एसेली, डायबिटिक मेलिटस या तो हाइपरटेंशन, एनएचएल, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर समटाइम्स जो शोथ के कारण भी आती हैं, सीएलएल, एक्यूट ल्यूकेमिया, लिम्फोमास, थ्रोम्बोसाइटोपिनियाज, पर्प्यूराज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इन सब को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और उसके हिसाब से आजकल जिसकी बात चलती है, all types of infective disorders, especially the viral infections, fungal infections which are very common nowadays, bacterial infections, protozoic infections and all other things are to be considered responsible for प्लीहा विकार। now हेतु, लिंग, सामान्य कारण ये देखने के बाद चिकित्सा करते समय सामान्य सूत्र चिकित्सा का मैंने बता दिया। जो विचार वैद्यराज दाता शास्त्री ने रखा उसमें प्रधान द्रव्य चिकित्सा के उनकी दो प्रधान अस्त्र हम कहें तो वो पहला था वरांग कक्षार और दूसरा था रजनी योग। ये दो द्रव्य हैं, दो अलग अलग स्थिति में क्षार धर्मी और अम्ल धर्म विचार रखते हुए, क्षार धर्म और अम्ल धर्म का सिद्धांत मन में रखते हुए उन्होंने इस्तेमाल किए। वरांग का क्षार, विडंगम, चित्रकम, शुंठी, सघृता, सैंधवम, वचा, ये किसी और जगह कहलाया हुआ जो पाठ था, विडंगम, चित्रकम, शुंठी, सघृतम, सैंधवम, वचा, दग्ध्वा, कपाले, पैसा, उसको मशी कल्पना, कृष्णवर्णी मशी बनाकर इस्तेमाल करना और उसकी एक विशेष औषधि प्रक्रिया बनाकर उसको बनाना, ये वैद्यराज दाता शास्त्री की विशेषता रही। वरांग का क्षार ये नाम उन्होंने दे दिया। वरांग का क्षार दिखने में तो काला है, भस्म है, तीक्ष्ण है, इट वर्क्स लाइक मैजिक, और उसका जो डोज है, मात्रा है उसकी, इतनी मामूली मात्रा में वरांग का क्षार अपना कार्य दिखाता है। ये उसकी विशेषता, ये वैद्यराज दातार शास्त्री की जितनी कहे उतनी प्रशंसा करना कम है। रजनी योग बहुत ही आसान, सहज उपलब्ध, आसानी से बनने वाला कल्प है। रजनी हरिद्रा, हरिद्रा को गैरिक के साथ मिलाकर उसी को रजनी की, हरिद्रा की भावना देकर ये पाठ बनाया जाता है। मुझे याद है 25 दिसंबर 1995, 26 साल हो गए, वैद्यराज दाता शास्त्री ने अपने पंचमहाभूतों को ये सृष्टि के पंचमहाभूतों में मिलाया। 24 दिसंबर को उनको मिलने के लिए मैं सांगली गया था। उतने तो बीमार उस दिन नहीं थे। उस दिन उन्होंने मुझे अपने हाथों से बनाई हुई आखिरी दवा, जो द्रव्य कहे, औषध जो बनानी उन्होंने बनाई थी, वो दिखाई थी। सूखे हुए रजनी योग की जो टुकड़े थे, मुझे कहते थे, लगता नहीं है ये मोती के टुकड़े हैं, ये मोती है मेरे। रजनी योग
वैसे कहे तो आसानी से बनने वाली दवा है। केवल केवल हरिद्रा को गैरिक के साथ हरिद्रा क्वाथ से ट्रिचुरेशन करना और इससे बनाना। लेकिन जी जानकर अपनी शास्त्र निष्ठा औषध निर्माण में उनकी जो विशेषताएं थी, पर्टिकुलर, पंक्चुअल, परफेक्ट, जिसे हम योग कर्मसु कौशलम कहेंगे, ऐसे कौशल्य से बनाई हुई हर चीज वैद्यराज दाता शास्त्री के औषध निर्माण में सीखने को मिलती थी। रजनी योग ये उन्होंने बनाई हुई उनके लिए उस समय अपने दवाखाना के लिए बनाई थी, चिकित्सालय के लिए बनाई थी। वो मुझे 24 दिसंबर को शाम को दिखाई थी। आज भी जब भी मैं प्लीहा की चिकित्सा करता हूं तो रजनी योग देखते ही मुझे मेरे गुरुजी याद आ जाते हैं। वरांग का क्षार जो उन्होंने बताया कि कैसे बनाते हैं, तो मटके में हाथ न लगाते हुए विडंग अच्छे तरह का होना चाहिए, चित्रक उसको टुकड़े करके इस्तेमाल करना चाहिए। सूंठी सैंधम सब जगह लगना चाहिए, इसीलिए उसमें दूध और घृत से लिप्त करना चाहिए। उसको लिप्त करने के लिए हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसे उन्होंने कह दिया था। और फिर अच्छी तरह से घोलने के बाद उसको ऊपर से बंद करके वस्त्रानुलेपन करके ढक्कन लगाकर उसको अग्नि दिया जाता था। ये वचा का गंध पहले जलने के बाद आ जाता था। फिर उसकी अंदर कृष्ण मशी बन जाती थी। जलने के बाद फिर एक वेखंड वचा का एक अनु कैसे कहूं अद्वितीय गंध आ जाता था। तब वरांगक वरांगक बन गया, ऐसे कहते थे। फिर स्वांगशीत होने के बाद उसको निकालकर ये क्षार क्षार है, उसको पानी लगना नहीं चाहिए। भली भांति बारिश के दिनों में उसको निकालना ही नहीं है, बनाना तो छोड़िए, बनाया हुआ वरांगक उस समय निकालना भी नहीं है, ऐसे वैद्यराज कहते थे। इसीलिए पूरे बारिश के जो हम कहते हैं मानसून का सीजन होता है, तब जितनी भी पुड़ियां लगेगी उतनी पुड़ियां भली भांति झाके हुए अच्छी तरह से, जो कहा बटर पेपर कहे तो जैसे चिकनाहट होने वाले पेपर में पुड़ियां बनाकर रखते थे गुरुजी, या तो शीशे में रखते थे। उसको ठंड हवा नहीं लगनी चाहिए। क्षार है, हाइग्रोस्कोपिक है, पानी पिघल जाएगा, उसका क्षारीय भाव कम हो जाएगा। तो वरांग का क्षार बनाने के बाद उसको कांच की शीशे में अच्छी तरह से ढक कर रखने के बाद 6 महीने के बाद ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये उनका सोच था। वरांग का क्षार कहां कहां इस्तेमाल मैंने नहीं किया। मेरे पास आने वाले ढेर सारे पेशेंट्स में मैं वरांग क्षार इस्तेमाल करता हूं। प्लीहा के विकार जो हो उसमें तो करता ही हूं। खांसी है, बहुत दिन से चलने वाली खांसी है, तो पुष्कर मूल के साथ नागरम पौष्करम मूलम गुडुचि कंटकारिका के साथ वरांगक इस्तेमाल करता हूं। जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करते समय करता हूं। एक केस मैं आपको बताता हूं। मेरे पास आज हम जिसे चिकुनगुनिया कहते हैं, ऐसी ही तकरार लेकर 1990 में पेशेंट आया था। संधि दर्द होते हैं, सूजन है, बुखार चढ़ता है उतरता है, अनियमित है, अनियत है, विषमो विषमारंभात कहते हैं वैसा है। तो उनको क्या दे क्या न दे, ये सोच में मैं था। पेशेंट बहुत बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर दोनों के पास होके आया था। जीर्ण बीमारी थी और मैं नई नई प्रैक्टिस खोलकर 2-3 साल हुए थे, तब उस रुग्ण को देखा। स्पर्श में वृक्क, वाम वृक्क स्पर्शगम्य था, सूजन थी और वाम कुक्षी में पीड़ा भी दिखाई देती थी। उस समय वैद्यराज दाता शास्त्री का आदेश याद आया, इसीलिए श्वदंष्ट्रादि गुग्गुल पहले दिया और साथ में ज्वर था, ज्वर है, ये ध्यान रखते हुए ज्वरघ्न लक्ष्मी नारायण और गैरिक का योग जो है उसमें वरांग का क्षार मिलाकर उसकी पुड़िया मैंने देना शुरू कर दिया। और लगातार 5-6 साल की जो बीमारी थी,
जिसको मैंने संधिक सन्निपात नाम से मैंने डायग्नोस किया, ऐसा मेरा कहना है कि वो संधिक सन्निपात जो कहलाते हैं उसका रुग्ण था। तो ज्वरग्न और वरांगक क्षार और गोक्षुरादि गुग्गुल जो गुरुजी का पाठ है उन्होंने परावर्तित किया हुआ, जिसमें गोक्षुर, धमासा, लकड़ी पाषाण इसकी मात्रा ज्यादा है सामान्य गोक्षुरादि गुग्गुल से, वो इस्तेमाल करने से वरांगक क्षार के कारण वो संधिक सन्निपात का रुग्ण ठीक हो गया। 15 दिन के बाद उसकी कोई दर्द नहीं थी, सूजन चली गई। धीरे धीरे धनिया जीरा पानी या तो बाकी सब रसायन द्रव्य देने के बाद रुग्ण को वापिस कोई तकलीफ नहीं हुई। उससे सूज ये ध्यान रखते हुए आज भी मैं मेरे पास आने वाले क्रॉनिक कोई भी फीवर हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, फलाना हो या नामत नहीं नार्व सर्व विकारणम नामतोस्ति ध्रुवा स्थिति, ऐसी जितनी भी बीमारियां हैं जहां प्लीहा विकृति दिखाई देती है, जहां रक्त प्रदोष दृष्टि दिखाई देती है, मैं यदि शीत प्रचीति है, उष्ण तीक्ष्ण अवस्था की जरूरत है, तो जानबूझकर वरांगक क्षार जिसकी मात्रा 30 मिलीग्राम, केवल 30 मिलीग्राम से लेकर 40-50 मिलीग्राम के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये बहुत ही तीक्ष्ण द्रव्य है, वो देता हूं। उसके साथ अनुपान में शहद होना अवश्यम भावी माना है। वैद्यराज दातार शास्त्री के कहने पर वरांगक क्षार जिसमें है वो पूरी कोई द्रव्य जो भी है वो शहद के साथ ही देना जरूरी है। एक्सक्यूज मी। इसी के साथ जब भी वरांगक क्षार की मात्रा गलत रूप से ज्यादा या कुछ दी गई तो उससे होने वाली तकलीफ मन में रहनी चाहिए। एक सीख मुझे, और जब मैं जगह जगह प्रैक्टिस करना शुरू किया, बंबई में वरांगक क्षार का डोज जो है वो कम लगता था, क्योंकि वहां की हवा क्षारधर्मी है। अम्ल प्रधान संप्राप्ति जिसमें है उसमें ये वरांगक क्षार जादुई चिराग होता था। और वरांगक क्षार और किस चीज में देता हूं, इसकी मैं आपको एक कोई और उदाहरण थोड़ी बाद में देने वाला हूं, जो एक्सेस केसेस मैं आपको बताऊंगा, तब भी बताऊंगा। रजनी योग की एक अलग सी केस मैं आपको बताना चाहूंगा। ये वर्णन लिखने वाले हैं वैद्यराज हमारे गुरु गाडगिल सर। वैद्यराज दिलीप गाडगिल सर ने लिखा है, और लिखा कहाँ है, वैद्यराज मावा कोल्हटकर के स्मरण पे माधवाय स्वाहा जो ग्रंथ है उसमें लिखा है। वैद्यराज दातार शास्त्री के पास वैद्यराज कोल्हटकर सर ने क्या सीखा, इसका एक उदाहरण उन्होंने लिखा है। कोई रुग्ण था जिसको बहुत दिनों से कर्ण स्राव होता था और बीमारियां थी, और सामान्य रूप की कर्ण स्राव की जो चिकित्सा होती है, कर्ण स्राव ये लक्षण की चिकित्सा होती है, उसमें से कुछ भी नहीं दिया। चारीय संप्राप्ति ध्यान रखते हुए रजनी योग ये एक ही द्रव्य वैद्यराज दाता शास्त्री के परिपाठ से और परिपाठादि काढ़ा वैद्यराज कोलटकर सर ने पिलाया, और 4 ही दिनों में कान से आने वाली जो पीप थी, जो पानी था, कर्ण स्राव था, वो रुक गया। ये उदाहरण वैद्यराज, मेरे गुरु वैद्यराज गाडगिल, उनके गुरु वैद्यराज कोलटकर के हिसाब से जे जिन्होंने अपने गुरु वैद्यराज दातार शास्त्री की सीख से इस्तेमाल किया, ये द्रव्य रजनी योग है। रजनी योग का अधिकार कर्णस्राव है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। रक्त पर काम करने वाली हरिद्रा जहां जहां भी काम करनी है वहां काम कर सकती हैं। मैं आपको और कोई उदाहरण देने वाला हूं, लेकिन ये उदाहरण मैंने जानबूझ के दिया जो आप पढ़ भी सकते हैं। और कौन सी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, फलत्रिकादि, श्वदंष्ट्रादि। फलत्रिकादि पाठ वैसे तो यकृत में आया, उदर चिकित्सा करते समय आया, शोधन करने के लिए आया। तिक्त रस प्रधान द्रव्य वो कासग्न भी साबित होता है। श्वदंष्ट्रादि गुग्गुल भी कासग्न साबित हो सकता है, जहां तत्र अधोविहतो अनिला प्राणो ही उदानानुगता लक्षण दिखाई देता है,
वृक्क के कारण आने वाली जो खांसी होती है, श्वासोच्छ्वास, और चाहे जरूरत पड़े तो पुनर्नवासा जैसी दवा देकर ये खांसी जीती जा सकती है। जरूरत हो तो वरांगक क्षार की उसके साथ मात्रा दे दी गई तो खांसी अवश्य जाती है। लेकिन ये खांसी केवल कास, वातज कास ऐसे नहीं होती, ये लक्षण रूप है, इसको तय करना होगा। पटोलादि गुग्गुल, हम लोग जिंगी शारदी जिसको कहते हैं। जिंगी है मंजिष्ठा, शारदी है सारीवा। मंजिष्ठा ये उष्ण वीर्यात्मक लेकिन अम्ल प्रधान द्रव्य है, अम्ल धर्मी द्रव्य है। और सारीवा ये शीत प्रधान, पाचन गुण की, सुगंध वाली, पार्थिव ऐसी क्षारधर्मी द्रव्य है। इन दोनों को मिलाकर क्षाराम्ल मिश्रण करके, मधुरीभवन करके रक्त प्रसादन करने वाली जिंगी शारदी वैद्यराज दातार शास्त्री ने खोजी। ऐसा ही एक द्रव्य उन्होंने खोजा था, चिंचा लवण तेल, जिसका इस्तेमाल चिंचा लवण तेल अभ्यंतर लेने के लिए, बस्ती करने के लिए हो सकता है। जाते जाते एक उदाहरण मैं जानबूझकर नाम लेकर कहना चाहता हूं। वैद्यराज वैभव मेहता जी, जिन्हें आप जानते होंगे, बहुत ही बड़े अच्छे वैद्य है, आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं। कुछ दिनों के पहले उन्होंने मुझे एक फोन पर बात बताई, जिसे मुझे बहुत फक्र लगा कि ये मेरे गुरु की देन है। वैद्यराज वै, वैभव मेहता ने कह दिया कि उनके पास कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, वैद्य नहीं डॉक्टर, जो साइंटिस्ट था, अमेरिका में प्रैक्टिस करता था, वो पेशेंट के तौर पे आया था, अमेरिका में ही था। और उन्होंने पूछा था, मुझे ध्यान नहीं रहता, याद नहीं रहती, विस्मृति होती है, ध्यान में मन में विचार तो बहुत आते हैं लेकिन वो स्थिर नहीं होते। आज सोची हुई चीज मैं कल नहीं सोच सकता, और कल वो मुझे याद भी नहीं रहती, और इसलिए मेरे संशोधन का जो कार्य है वो अधूरा रह जाता है। तो क्या आप मुझे कुछ मदद कर सकते हो? वैभव वैभव मेहता ने मुझे कह दिया, सर आपने बताते हुए मुझे ये कह दिया था कि वैद्यराज दाता शास्त्री कहते थे कि वात दोष का चांचल्य कहाँ तक पहुंच सकता है, तो मानस स्थिति पे भी पहुंच सकता है। और अनुलोमन करना, ये कार्य आपने मुझे बताया था, उस समय अमेरिका में कोई दवा भेजकर उनको कुछ मदद करना नामुमकिन था। तो मैंने उनको ये चिंसा लवण तेल, जिसमें चिंसा, सेंधा नमक, सेंगदाना तेल, जो अधोगामित्व वाला पार्थिव प्रधान ऐसा तेल है, उसका सिद्ध तेल अभ्यंतर दोनों भोजन के पहले अपान वायु की कक्षा में काम करने के लिए लेने के लिए बोल दिया। 3 महीने के बाद उसी डॉक्टर, अमेरिका से उसी डॉक्टर का फोन आया था, अरे ये तो मैजिक दवा है, इससे मेरी बहुत सारी तकलीफें कम हुई, सबसे अहम याद भी रहती हैं, अच्छी तरह से संशोधन चल रहा है, ये मैजिक दवा है। वैद्यराज दातार शास्त्री ने अम्ल क्षार सिद्धांत पर बनाई हुई ये दवा अपान वायु की काल में अपान कक्षा में देने के कारण जितने भी अपान वायु के कारण विगुण होने वाले जो भी विकार है, उसको ठीक करने के लिए ये आसान हथियार हमें दे दिया है, सौंपा है, जिसे हम अस्त्र कह सकते हैं। पंच कषाय जो कहते हैं, ज्वर के 5 कषाय जी कह दिए हैं, रस पाचक है, चातुर्थक है, इन सभी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, जिसमें उष्ण वत्सनाभ जैसा विष लक्षण होने वाला दवा भी है। त्रिभुवन कीर्ति है, महामृत्युंजय रस है, जो जयपाल कल्प कहलाता है। विरेचन के लिए श्रवसन कार्य होने के बाद भी तीव्र भेदन करने वाली ऐसी ये दवा है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वरांगक क्षार का इस्तेमाल करते समय मैं और एक मेरी केस आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत सीनियर ऑफिसर थे, बड़े ऑफिसर थे, एक इंडस्ट्रियल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे, जिन्हें शरीर में यकायक हल्की बीमारी, हल्का बुखार रहना शुरू हो गया।
हर शाम को तेज बुखार नहीं आता था, मंद बुखार आता था, और हर शाम को उनको कुछ भी काम करने के लिए मन नहीं करता था, आलस लगता था। सुबह उठते ही ये आज नहीं उठेंगे, आज काम नहीं करेंगे, इतना अनुत्साह शरीर में था। दातार शास्त्री कहते थे कि यकृत के कारण सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, शाम की थकान महसूस होती है, तो मान लो शायद वृक्क के ऊपर कोई तकलीफ है, या तो खून में कोई कमी है, जो प्लीहा के कारण शीत प्रचीति जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये तीनों लक्षण इन महानुभाव में थे। उनको उस समय एलोपैथी डॉक्टर्स ने बुखार के लिए केवल एंटी पायरेटिक ड्रग्स देकर कुछ दिनों के लिए देखा। ब्लड टेस्ट करते रहे। ब्लड टेस्ट करने के बाद उनको पता चला कि इन महानुभाव का प्लेटलेट काउंट कम होता जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा डब्ल्यूबीसी काउंट, इट इज रियली, जैसे हम कहें कि मैलिग्नेंट लेवल पे पहुंच गए हैं। 50,000 के ऊपर डब्ल्यूबीसी काउंट रहती थी, कम नहीं होती थी। बहुत कोशिश की थी, पार्शियल स्प्लीनेक्टोमी करने के बाद भी उनको ये तकलीफें कायम थी। तब वे मेरे पास आए थे और कह रहे थे कि कुछ कुछ तो करो। पहली दवा लक्ष्मी नारायण रस मेरे मन में आई थी, ज्वरग्न और वरांगक। पहले ज्वरग्न सुबह शाम 10 बजे यानी पित्त काल में वरांगक क्षार, और शाम को दोपहर को 2 बजे और रात को 7:30 बजे के उनके हिसाब से श्वदंष्ट्रादि इस्तेमाल करने के बाद इन महानुभाव की डब्ल्यूबीसी काउंट ग्रेजुअली लेस देन 12,000 आ गई, 12,000 से कम नहीं हुई। तब बुखार आना कम हुआ था, उत्साह बढ़ गया, शरीर में भूख लगने लगी। फिर मैं जरूरत होने पर फलत्रिकादि इस्तेमाल किया, वरांगक का डोज कुछ दिनों के लिए बढ़ाया। वरांगक का डोज ज्यादा देने के बाद उनको दाह लक्षण जब दिखाई दिया, तब मैंने वरांगक इस्तेमाल करना बंद कर दिया और प्लीहा को रसायन होने के लिए अम्लक्षार भावना ध्यान में रखते हुए रजनी योग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वरांगक क्षार थोड़ा ज्यादा देने के बाद जो मुखपाक लक्षण दिखाई दिया था, वो रजनी योग से चला गया। शीतत्व महसूस होना था, वो नहीं होने लगा। पेशेंट बेहतर हो गया, और कुछ दिनों के बाद मुझे ये दुर्दैव की बात पता चली कि बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन he was operated for total splenectomy and he passed away after that. So removal, अनुपस्थित प्लीहा शरीर का रक्षण करने के लिए जो सक्षम थी वो नहीं है। शरीर का रक्षण करने के लिए प्लीहा का होना जरूरी है, ये एक सीख मुझे भी मिल गई। ऐसे ही कंपिल्लक स्रवसन होने के कारण कृमि की चिकित्सा करते समय मैं इस्तेमाल करता हूं टंकण, मालती जिसे हम बोरैक्स कहते हैं, गैरिक, इसका इस्तेमाल मेरे चिकित्सा में किया जाता है। ताम्र भस्म तथा लोह के कल्प, लोह के अलग अलग विकल्प है जो हमें मिलते हैं। मंडूर भस्म है, कासीस भस्म है, सुवर्ण माक्षिक है। ऐसे सबको अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये अभी वक्त नहीं है कि मैं हर CUFE का कॉम्बिनेशन जहां भी है वो आपको कहां कहां कौन सा है ये बताने के लिए एक अलग लेक्चर हो सकता है, लेकिन ताम्र भस्म जो लेखन करता है वो भी इस्तेमाल करना जरूरी होता है। लोह कल्प इस्तेमाल किए जाते हैं रसायन के तौर पे। रसायन जब द्रव्य की देने की समय आ जाता है, तो प्रथम लघु मालिनी वसंत, जिसमें मरीच जैसे प्रमाथी द्रव्य का इस्तेमाल किया जाता है। देन मधुमालिनी वसंत in a later stage, second phase, third phase will be सुवर्ण मालिनी वसंत। ऐसा मेरा कहना है। जीर्ण व्याधि जनित जो क्षय होते हैं, धातु क्षय होता है जिसमें मेदक क्षय के कारण प्लीहा वृद्धि दिखाई देती है और थकान ज्यादा है, बहुत दिनों से जीर्ण ज्वर के कारण से या किसी और क्रॉनिक डिसऑर्डर इंक्लूडिंग कॉक्स
या HIV पॉजिटिव सीरो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उसमें भी वसंत कुसुमाकर रस तथा सुवर्ण मालिनी वसंत का रसायन के तौर पर इस्तेमाल मैं करता हूं। विद्रुम किट्ट जो रक्त और उंडुक यो अवयव जो है उसको कह दिया है शोणित किट्ट प्रभवम उंडुकम। प्लीहा शोणित प्रभवम है, तो उसको ठीक रखने के लिए विद्रुम किट्ट ये कल्प मैं इस्तेमाल करता हूं। जरूरत होने पर उसी में खदीर का इस्तेमाल किया जाता है, वो रसायन के तौर पे नहीं, चिकित्सा करते समय। सुवर्ण माक्षिक, और जरूरत हो तो मानस हेतु में ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ओज बढ़ाने के लिए रौप्य सुवर्ण सुचेकर का इस्तेमाल मेरे अपनी चिकित्सा में मैं करते आया हूँ। वरांग कक्षार ये क्षारीय है। रजनी खुद अम्ल धर्मी नहीं है, वैसे उसका अंतिम जो परिणाम दिखाई देता है वो क्षार धर्म जैसा पाचन है, लेकिन ईषत अम्ल गुण से। और हरिद्रा रक्तगत अवस्था में बहुत अच्छी काम करती हैं, इसीलिए रजनी योग का अम्ल धर्म अम्ल भावना देकर फायदा होता है, ऐसे वैद्यराज दाता शास्त्री मानते हैं। इन कंपैरिजन टू वरांग कक्षार इट इज माइल्डर to use and safer to use। हपूषा ये वनस्पति वैद्यराज दाता शास्त्री रसायन के तौर पे देते थे। पंच कषाय जिसमें हम धात्री, मुस्ता और अमृता का इस्तेमाल करते हैं, ये भी रसायन होता है। प्लीहा की स्थिरता कायम रखने के लिए, स्थिर चित्त प्राप्त होने के लिए ये कल्प रसायन होना बहुत अवश्य है। प्लीहा का पांचभौतिक विचार करते समय किसी और द्रव्यों का इस्तेमाल मैं करता हूं। शरपुंखा जो भेदन करने वाली है, तीक्ष्ण गुण से काम करती है। कुमारी शीतवीर्यात्मक भेदन करने वाली द्रव्य है, जिसे हम कुटकी कहते हैं। कृष्णा ये भी करता हूं, लेकिन वो प्रधान नहीं है। आकाश प्राकृत होने के लिए, स्रोतस अच्छे रखने के लिए, रक्त धरा कला जिसमें सीरा का समावेश है, प्लीहा का समावेश है, उसका आकाश पृथ्वी आपसे भरा न रहे, इसीलिए भेदन करने के लिए कुमारी या तो कुटकी कटु का इस्तेमाल करता हूं। पाषाण भेद जो भेदन गुणधर्म वाली द्रव्य है, अश्मरी भेदन करने वाली है। पिप्पली जो अनुष्ण है, शीत नहीं है, उष्ण भी नहीं है, लेकिन पिप्पली रसायन कहलाई है और पिप्पली स्निग्ध है। रोहितक ये प्लीहारी माना जाता है, इसका इस्तेमाल मैं जरूर अवश्य करता हूं। मुंडी योनियति रोगनुत, गंडमाला, अपची, ग्रंथि ऐसे अवस्था में, प्लीहा में आने वाले लसिकागत अवस्था में मुंडी का इस्तेमाल होना फायदेमंद दिखाई देता है। हरितकी रसायन है। वैसे ही उष्ण वीर्यात्मक होते हुए भी वरधारा जिसे हम विधारा कहते हैं, आवेगी कहते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है। शुक्रायुर बल मेधाग्नि ये सभी अवस्था में वरधारा लाभदायी होती है। शिग्रु, कांचनार, अर्क, श्वेतार्क मानना चाहिए, आमलकी, दाड़ीम इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। परिपाठादि काढ़ा अनेक रुग्णों में मैंने देखा है कि परिपाठादि काढ़ा या तो रोहितकारिष्ट, कुमारी आसव अवस्था के अनुसार, वय के अनुसार, बालों को नंबर 3 और बड़े को नंबर 1 पिप्पल्यासव, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। मैं आपको कुछ केस बताना चाहता हूं। इसके साथ और दो दवाओं का इस्तेमाल मैं करता हूं। दशम मूलारिष्ट, रासनादी या तो रासना पंचक या तो महारासनादी काढ़ा। रासना ये वनस्पति जो है पैरासाइट है, तो एक व्याधि के कारण उपद्रव स्वरूप जब प्लीहा के ऊपर कोई बीमारी दिखाई दे, लक्षण दिखाई दे, तो महारासनादी काढ़ा मैं इस्तेमाल करता हूं। एक केस मैंने वैद्यराज दाता शास्त्री के सामने उन्हीं की देखी हुई है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। ये एक स्त्री रुग्णा थी, उनकी उम्र थी 62, 62 ईयर्स ओल्ड, मेनापॉज एट राउंड अबाउट 50, लेकिन अब आई थी कि योनिगत रक्तस्राव हो रहा है। वैद्यराज दातार शास्त्री ने हाथ भी नहीं लगाया, सोच में पड़ गए। ये उम्र में
ऐसी अवस्था में क्यों खून आएगा? ये तो अधोगर रक्तपित्त का लक्षण है। जानबूझकर सब बातें जान ली और तब पता चला, जब तक उनका मेनापॉज हुआ था तब तक ये स्त्री घर के सिवा कहीं बाहर नहीं निकली। नॉर्मल डिलीवरीज, नॉर्मल मेनापॉज, नो कंप्लेंट्स, नथिंग रॉन्ग। और उसके बाद ये जब अब बीमार लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसमें सबसे अहम लक्षण अधोगर रक्तपित्त है। पता चला हिस्ट्री ऑफ का उनको रोमांतिका हो गई थी पहले, उसकी चिकित्सा उस समय ले ली थी, लेकिन गए 3 महीने से ये स्त्री तेज धूप में अप्रैल और मई में जो भी अप्रैल में गर्मी के सीजन के जो भी काम होते थे वो धूप में करती थी। आतप अनलव ये हेतु रक्त दुष्टि का था, रक्त प्रदोष जो हेतु था, तो उसके कारण शायद उनको अधोगर रक्तपित्त है। तो वैद्यराज दाता शास्त्री ने मेरे ही सामने किसी और वैद्य को दिखाया होता तो पहले सब जांच करके शायद ये मैलिग्नेंसी है, गर्भाशय की कोई बीमारी है, ऐसे सोचकर अधोगर रक्तपित्त नाम देकर रिमूवल ऑफ यूट्रस, हिस्टेरेक्टोमी एडवाइस की होती। वैद्यराज दातार शास्त्री ने क्षारधर्मी उष्णता बढ़ने के कारण, आतप अनल सेवन के कारण, बढ़ी हुई क्षारधर्मी उष्णता के कारण प्लीहा के ऊपर होने वाले उष्ण परिणाम और उसका परिणाम अधोगर रक्तपित्त, ये जानकर उन्हें केवल रजनी योग 6 पुड़िया दिन में लेने के लिए दे दिया और 4 दिनों में ये अधोगर रक्तपित्त रुक गया। बाद में उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई। किसी और वैद्य ने हिस्टेरेक्टोमी करने का सलाह दिया होता और बहुत तकलीफें हो जाती, लेकिन ये केस मैंने वैद्यराज दाता शास्त्री के सामने देखी थी। व्याधि क्षमत्व बढ़ने के लिए जीर्ण पीनस, मेरा एक रुग्ण जिसे आज सीए लैरिंग्स कहलाया है, उसको पैपिलोमाज आते हैं, बार बार बीमार पड़ता है। अमेरिका में था, ईएनटी सर्जन्स ने ऑपरेशन करवाया, बार बार करना पड़ता था। ये मेरे पास आए, तब उनको पंचकषाय के साथ वरांग का इस्तेमाल किया। अब 2008 से लेकर आज तक, बीच में उन्होंने दवा ले ली थी, तब 6 साल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई ऑपरेशन करना नहीं पड़ा। फिर 3 साल दवा बंद थी। 3 साल दवा बंद करने के बाद फिर पैपिलोमा ग्रोथ हो गई, जो कैंसरस मानी थी। डॉक्टर डामरोज करके हैं, जो वहां के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े सर्जन हैं, उन्होंने कह दिया कि ये इतने साल नहीं बढ़ी, यकायक कैसे बढ़ गई। तब उनको पता चला, अरे हमने ये दवा बंद कर दी, रोक दी है। तो फिर उन्होंने ये दवा शुरू की। अब गए साल 1 साल मैं दवा दे रहा हूं, वरांग कक्षार इस्तेमाल कर रहा हूं। सीए लैरिंग्स, फेरिंग्स या तो वोकल कॉर्ड पे आने वाले पैपिलोमास, ऐसी अवस्थाओं में वरांग कक्षार ये मेरा बहुत अहम दवा रहता है। सार्कोमा या अस्थिगत जो अर्बुद हो या कोई ऐसी कोई कैंसर जैसी स्थिति हो, उसको निदान वैद्य दाता शास्त्री के हिसाब से पार्थिव अग्नि दृष्टि हो या ऐसे मैंने करवाया और बाद में ये दवा दे दी। ऐसी दवा देकर जो लाभ दिखाई देते हैं ना, तो मन भर आ जाता है और याद आती है बृहत्रयी रत्न वैद्यराज दाता शास्त्री की कहावत। 60 साल की प्रैक्टिस में अब मैं थोड़ा थोड़ा पंचमहाभूत चिकित्सा और उसके सिद्धांतों का गुण जान रहा हूं। वैद्यराज दाता शास्त्री पांचभौतिक चिकित्सा प्रणेते, उनको कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं अब थोड़ा थोड़ा जान रहा हूं, तो मैं तो उनका शिष्य हूं। उन्होंने नायगारा जैसे पानी बहते हुए जो फव्वारा होता है, जो फॉल होता है, बड़े धबधबे होते हैं, उतना बहता पानी मैं मेरे 2 हाथ में कैसे ले लूं। आज इस समय within this small presentation, I cannot explain you the whole spleen and all other things, theory of Panchabhautik Chikitsa. लेकिन
This is the modest effort to highlight the new stream in Ayurveda called as Panchabhautik Chikitsa, which has much more as an addition to mother science Ayurveda. वैद्यराज दातार शास्त्री को प्रणाम करते हुए, आप सबको धन्यवाद कहते हुए, मैं कहूंगा न्यूनते पुरते अधिकते सरते करुण घेयावे तुमते विनवितु असे सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। आप सबको मेरा प्रणाम। धन्यवाद शुक्रिया, सर। धन्यवाद। वैद्य अमोल जी, ये आपके साथ। यस सर। सर, मुझे पर्सनली क्वेश्चन आए हैं। पांचभौतिक चिकित्सा सीखने के लिए क्या कर सकते हैं सर? हेलो। बोलिए। हाँ सर, क्वेश्चन ऐसा आया है कि पांचभौतिक पांचभौतिक चिकित्सा सीखने सीखने के के लिए लिए क्या क्या? करना चाहिए? यस। पांचभौतिक चिकित्सा करने के लिए दृष्ट कर्म होना जरूरी है और इसके लिए सतत परिशीलनम करना बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, मैं कहूंगा हर वैद्य को अपने पांचों इंद्रियों को इस्तेमाल करना चाहिए। वो भी कैसे? कर्ण का शब्द ग्रहण करना चाहिए। जरूर है कि स्पर्श चिकित्सा करनी चाहिए। जो द्रव्य हम बनाने जा रहे हैं, मान लो रजनी है, देखिए रजनी ये द्रव्य निशा मेहेशु धात्री निशा कह दी है, तो निशा कितनी चाहिए और आमल की कितनी चाहिए, ये मात्रा चम्मच से मिलाकर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाय वेट हरिद्रा इज पार्थिव हेवियर देन अमलकी। आप महाभूत अमलकी में ज्यादा है, तो ये ध्यान में रखते हुए उसको ग्राम में मिलाना समभाग करने के लिए आवश्यक है। ये जब आप हल्दी हाथ में उठाओगे, जब आप आमलकी हाथ में उठाओगे, एक तरफ गोखरू और एक तरफ आप चाहे तो हरितकी उठाओगे, तो फर्क महसूस होगा। यानी स्पर्श करना जरूरी है। शब्द स्पर्श रूप, देखने में कौन कैसा है, कहाँ उगता है, ये आपको पता होना चाहिए। किसका रस तिक्त है, किसका रस अनुरस तिक्त है, कौन सा प्रधान मधुर है, किसका मधुर है, ये अनुरस है, ये हमें प्रैक्टिस से पता चलेगा। हमारे पांच जो भी गंध गुण, गंध से पता चलता है सारीवा गंध गुण प्रधान है। जटामांसी लघु होने से भी पार्थिव है। पद्मक घनता गुरुता है लेकिन लघु द्रव्य है और फिर भी पार्थिव है, सुगंधी है। ये सब सीखने के लिए कष्ट करना होगा। वैद्य को दृष्ट कर्मा होना चाहिए। आप किसी गुरु के पास ही जाइए, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं। जी लगाकर अपने आप दवाएं बनाएं, खुद देखे, बार बार देखोगे तो जानोगे। आप यदि नाद परीक्षा करना चाहते हो, नाद परीक्षा सीखना चाहते हो, तो भी यही है कि अपने पांचों इंद्रियों को एक साथ एक समन्वय अच्छे से करके इस्तेमाल कीजिए, ध्यान लगाइए। आपकी तन्मयता हो तो आपको ये सब सब पता चलेगा। मेरा कहना है पांचभौतिक चिकित्सा पर वैद्यराज दाता शास्त्री की बुक्स मराठी, हिंदी, इंग्लिश में आ रही हैं। किसी और स्टूडेंट्स की भी बुक्स अवेलेबल है। वैद्यराज हल्दवणेकर शास्त्री हैं, मैंने भी शुरू की है, एक आई है, मैं और मेरी पत्नी। बाकी लोगों को भी हैं, अनिरुद्ध कुलकर्णी सर की हैं। बाकी जो पुस्तिकाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो वैद्य खुद सीखे हैं उनके पास जाकर तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न करके नम्र नम्र भाव से यदि आप प्रश्न पूछोगे तो मुझे यकायक खातरी है, मैं श्योर बात कह सकता हूं, दाता शास्त्री का हर स्टूडेंट अपना ज्ञान बांटने के लिए किसी को भी ना नहीं कहेगा। वैद्यराज दाता शास्त्री की ये शास्त्रीय बात आज इस धरती पर पांचों खंडों में सब जगह बांटने जा रहे हैं हम लोग, हो रहा है, एंड एवरीबडी इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। सो यू कैन learn it from the proper students of Vaidyaras Data Shastri, or you can do it on your own. Think on the Panchamahabhut Siddhanta and all the basic principles of Ayurveda, that is Panchamahabhut,
पांचभौतिक त्रिदोष सिद्धांत, सामान्य विशेष and Lokapurush Vishesh Siddhanta and all others. My sincere thanks to all of you. Please conduct Yes, sir. offline practical Udar Parikshan class in future. Yes, we are in plan. We are waiting for some. We had done it before. अभी भी करेंगे. If the patient is unable to swallow saliva, even with, वो पूरा नहीं आया मेरे पास. औषधि सेवन काल फॉर वरांगक इज मेनली पित्त, लेकिन जब जरूरत हो, जिस अवस्था में जरूरत हो, उस समय हम दे सकते हैं. मुहुर्मुहु इतना नहीं देना है क्योंकि वो बहुत ही तीक्ष्ण है. इतना नहीं देना है जिसकी प्रकृति पित्त प्रदान हो, उसे ना दे. वैद्यराज बंसोड़े सर. येस सर. सर और एक क्वेश्चन है की सर मराठीमध्ये विचारलंय, यकृत, मूत्रपिंड आणि प्लीहा याची दृष्टी ओळखून कसा निर्णय घ्यावा की कोणाची चिकित्सा प्रथम करावी. 3 महत्वाच्या गोष्टी आहेत. मी तुम्हाला एक जाता उदाहरण दिलं की प्रथम यकृताशी निगडित असणाऱ्या लक्षणांमध्ये वाढ आहे का, अग्निशी निगडित. अच्छा, मराठीत म्हणलात म्हणून ओके. जब लीवर कंप्लेंट्स आर मोर, जब यकृत की लक्षण प्रधान होते हैं, तो सामान्यता से हमें ऐसे दिखाई देता है कि शरीर के दाहिनी और तकलीफ या ज्यादा लक्षण प्रतीत होते हैं. इसी तौर से ये तो सिद्धांत नहीं कहते, लेकिन बाय प्रैक्टिस यू कैन से दैट वी कैन सी लेफ्ट साइड इज वीकर when spleen is not functioning properly. या तो प्लीहा की बीमारी है, वृक्क की बीमारी हो तो शाम को आपको थकान ज्यादा महसूस होगी, मूत्र पर उसका असर दिखाई देगा. और यह है कि जब भी ये तीनों इंद्रियों एक साथ खराब हो जाते हैं, मल्टी ऑर्गन फेल्यूर कहते हैं, तो रक्त की निर्मिति जहां है उसको भी कैच करना है और उत्सर्जन है उसको भी करना है. तो पहले यकृत और मूत्रपिंड पर दवा देनी चाहिए. बाद में हल्का हल्का सूजन कम होने के बाद पेट चेक करके, उदर परीक्षण करके हमें पता लगाना चाहिए. नाद से पता चलेगा कि यकृत, प्लीहा या वृक्क, इसी के साथ फुफ्फुस, लंग्स, इसके ऊपर भी उसके नाद बदल जाते हैं. यस सर. सर आज का व्याख्यान सुन के हमें लगा कि वाई नीड गुरु. सर आपके बारे में बस यही कहना है. नहीं नहीं प्रेरक यही कहूंगा, जो भी है वो वैद्यराज दाता शास्त्री का है. जितना मुझे समझ में आया उसमें से जितना मैं दे पाया वो मैंने रखने की कोशिश की है. यद रोचते तद ग्राह्यम, यद न रोचते तद त्याज्यम. बहुत 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 शुक्रिया. फिर मिलने की इच्छा रखता हूं. तर एक श्लोक तुमच्यासाठी आहे. प्रेरकाः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरुवा स्मृतः. सर एक अलग ही एंगल प्लीहा का सर हमें आज मिला है. सर आशा है आपका सहयोग आगे भी रहेगा. हेलो. हाँ रमेश, मैं आपके साथ रहूंगा. यस सर. ठीक है सर, मैं आपके साथ रहूंगा. यस सर, यस सर, नक्की. आज यही रुकते हैं. मिलते हैं कल दोपहर 3 बजे. सर वेरी मच, थैंक यू वेरी मच.